तो जो करंट पॉलिटिक्स का ट्रेंड है और आपका जो वर्किंग स्टाइल है, इसको आप कैसे मैच करेंगे और इसके माध्यम से कैसे जनता को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे आप? स्वाभाविक प्रक्रियाएं जब घटेंगी, जनता किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई। भावकाल और ग्लैमर से क्या होता है कि लोग आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन अंतर मन से वो कभी भी आपका सम्मान नहीं कर पाते हैं। आप एक सांसद जी को और इसमें जोड़ रहे हैं, आदरणीय वो इमरान प्रतापगढ़ी जी। तो ठीक है, वो मूल निवासी प्रतापगढ़ के हैं और उनके दिल में भी मातृभूमि का प्यार है, लेकिन मुझे अभी तक कोई एक भी मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने प्रतापगढ़ के लिए कुछ किया नहीं होगा। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, आज की इस खास परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, किसान मोर्चा और विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से इस समय प्रतापगढ़ की जनता के बीच खासा चर्चा का विषय बने श्री आलोक पांडे जी। आलोक जी, स्वागत है आपका सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुलभ भारत के दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत। आलोक जी, प्रतापगढ़ से निकलकर दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता बनना और देश के कानून मंत्री रहे स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी जी के साथ काम करना, विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारी रहना, ये यात्रा कैसी रही और कितना संघर्ष रहा इस यात्रा? देखिए, ये ईश्वरीय संरचना थी और संघर्ष तो हर यात्रा में होगा। जो यात्रा आपको मंजिल की तरफ लेके जाएगी उसके रास्ते बहुत पथरीले होंगे। और ये यात्रा शुरू होती है 2002 में, जब हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पास हुआ, लॉ ऑनर्स की डिग्री लिया। तो जैसे सबके सामने जीवन का संकट होता है कि जीवन कैसे चलेगा या आगे क्या करना है, क्योंकि आज की परिप्रेक्ष्य में तो क्या है कि बच्चों को बहुत मार्गदर्शन है कि किस किस दिशा में आप जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और 2002 के संदर्भ में अगर हम ये कहें, जब हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में 95-96 में एडमिशन लिए और 2002 में पास आउट हुए, तो शायद जीवन में ये परिकल्पना होती नहीं और सिर्फ ये रहता है कि हाँ हमें तैयारी करनी है या कुछ करना है। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य हमेशा से ये था कि मैंने जो पढ़ाई करी है मैं उस विद्या में आगे जाऊंगा, मुझे वकालत करनी है। तो सबसे पहले मैं प्रतापगढ़ में आया, क्योंकि मेरा अपना भाई घर था यहाँ। तो ये हुआ कि प्रतापगढ़ कचहरी में जाइए और वकालत करिए। 2 दिन तक मैं बाबू जयनारायण सिंह जी के यहाँ गया, पिताजी के अच्छे मित्र हैं। तो 2 दिन के यहाँ गया, लेकिन फिर मेरा मन लगा नहीं। कारण ये नहीं था कि मन नहीं लगा, मेरे को एक अंदर से, या हो सकता है ईश्वरीय प्रेरणा रही हो, क्योंकि हम लोग जो है, हमारा पूरा जीवन रामचरितमानस के आदर्शों से ही चलता है। तो उसमें भी भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस सब जस विधिहात। तो हो सकता है कि जस रहा हो कि मुझे दिल्ली जाके जस मिलना है, इस कारण से भी मन बेचैन रहा हो। तो 2 दिन मेरी यात्रा प्रतापगढ़ कचहरी में रही। क्या कारण रहा, बाल युवा अवस्था थी, उतनी व्यापक सोच भी नहीं थी, और जो 3-4 सेक्शन होते थे उनमें से ज्यादातर लोग लखनऊ या दिल्ली प्रैक्टिस करने की मन बना रहे थे, या कुछ लोग तैयारी करने का मन बना रहे थे। तो वो अल्हड़ता में भी हो सकता है कि वो रहा हो कि भाई मुझे बाहर जाना है। तो मैंने पिताजी को कहा, फिर हमारे यहाँ स्वर्गीय केपी सिंह जी बहुत अच्छे अधिवक्ता थे, पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने पिताजी को बताया कि इसको जाने दो, इसका अगर वहां मन है तो यहाँ ये काम नहीं कर पाएगा, इसको जाने दो। फिर मैं लखनऊ गया, फिर ये परमिशन मिली कि लखनऊ तक जाके आप प्रैक्टिस करिए, लखनऊ करिए, दिल्ली जाने की इजाजत नहीं की जगह। हाँ, दिल्ली बहुत दूर है। मतलब लोगों में बड़ा संशय था ना, तो दिल्ली भाई आज ना बहुत सुलभ है, उस समय भाई काशी विश्वनाथ पद्मावत चली थी। 2 ट्रेनों के अलावा एक हफ्ते में 3 दिन आती थी, वो अपना क्या कहते हैं, पुरी की एक्सप्रेस आती है, वो जाती थी। तो दिल्ली दुर्लभ में हम लोग मानते थे। तो लखनऊ तक की परमिशन मिली। लखनऊ गए तो वहां पे हमारे एक पिताजी के बुआ के बेटे अच्छी वकालत करते थे, स्वर्गीय हरिश्चंद्र मिश्रा जी। उन्होंने अतुल वर्मा जी के यहाँ 1-2 दिन बैठाला। लखनऊ आप जिला कचहरी में
करते थे। हाँ, जिला कचहरी में करते थे, लेकिन अतुल वर्मा जी हाई कोर्ट के भी बहुत अच्छे अधिवक्ता थे। उनका बैठने का स्थान जिला कचहरी लखनऊ था। 5-7 दिन वहां भी रहा मैं। तो फिर मुझे लगने लगा कि यार, फिर मेरे साथ के बहुत से बच्चे जो है तैयारी, ऐसे एक ग्रुप बना, उसमें ये तय हुआ कि हम लोग दिल्ली चलते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। और दिल्ली में क्या था कि एक तो ग्लैमर ये था कि कुछ लोग हमसे सीनियर जो थे वो दिल्ली में थे, हमारे 1-2 बैच पहले वाले, उन लोग, कुछ लोग दिल्ली थे। तो उनका ग्लैमर और उनकी जो प्रगति के आकलन थे, वो सबसे हम लोगों को लगा कि वहां ज्यादा शायद स्कोप मिल सकता है। तो ऐसी सोच की भावना के साथ हम लोग जो है 12-14 लोग हम, और ईश्वर की दया से आज वो 12 के 14 भी जो भी गए थे उस बैच में, वो आज दिल्ली में सब स्थापित नाम है जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी रोहित पांडे जी भी हैं, बार के टजरार विपिन दुबे जी हैं, और इन सबकी बहुत अच्छे प्रैक्टिस है। मतलब ऐसे बहुत से नाम हैं जो बहुत अच्छे प्रैक्टिस में हैं सब। हम सब लोग एक साथ एक जत्था गया, और जत्था जाने के बाद हम लोगों को कोई आता तो था नहीं, ना कोई वहां रहनुमा था। सबने अपने अपने बायोडाटा बनाए, और बंगाली मार्केट से हम लोगों की यात्रा शुरू हुई। क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने के बाद हम लोगों को कोई जानकारी थी नहीं कहाँ रहना है, कैसे। तो सब लोग साहिबाबाद में, एक हमारे यहाँ के ही रखा बाजार के आगे के एक भैया थे, वो पुलिस में थे। तो उनकी पोस्टिंग उस जमाने में साहिबाबाद स्टेशन पे थी, मतलब साहिबाबाद उनका पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग थी। उनको साधन बना के हम लोगों ने साहिबाबाद में एक लाजपत नगर है, वहां पे हम लोगों ने अपनी एक व्यवस्था देखी, घर लिया, 5-7 लोग हम एक साथ रहने लगे। और रोज हम जो है लोकल ट्रेन से दिल्ली जाने लगे, और दिल्ली शिवाजी ब्रिज या तिलक मार्ग उतरते थे। तो वहां से सुप्रीम कोर्ट नजदीक था, पटियाला नजदीक था, हाई कोर्ट नजदीक था। फिर धीरे धीरे संघर्ष शुरू हुआ, बायोडाटा बटने शुरू हुए, किसी को कोई ठिकाना मिला, किसी को कोई मिला, ऐसे ऐसे सब लोग हम स्थापित होते गए। उसके बाद ये संघर्ष का दौर चलता ही रहा। 2008-9 में स्वर्गीय राम जेठमलानी साहब से हम लोगों का इंटरेक्शन होता है। चुनावी वर्ष था, वो बार का चुनाव लड़ रहे थे, और तब तक हम लोग एक युवाओं में एक अच्छी पकड़ के लिए हम लोग जाने लगे थे, सुप्रीम कोर्ट से लेके। और बार, तब सारी बारों का इलेक्शन होता था, 1 बार 1 इलेक्शन नहीं था। तो उस इलेक्शन से हमारा उनका इंटरेक्शन हुआ। फिर धीरे धीरे मैं उस ऑफिस से जुड़ा, और 2012-13 आते आते इस तरीके की व्यवस्था में आ गया कि उनके सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में हम लोगों की भूमिका होने लगी थी। और उसी का परिणाम रहा कि जब 2014 में उन्होंने मोदी फॉर स्लॉयर्स फॉर मोदी की परिकल्पना की, तो उनमें जब सब लोग शामिल थे, तो उसमें मैं प्रमुख घटक के रूप में रहा। और मेरा सौभाग्य था कि उनके आशीर्वाद से माननीय मोदी जी के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला, उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा में रहने का अवसर मिला। उसके बाद 16 में उनके आशीर्वाद से मैं बार का वाइस प्रेसिडेंट हुआ, जो मेरे लिए बहुत गौरव का विषय इसलिए था कि जिस बार में हम लोग धक्के खाते थे कि यहाँ पे हमको कोई स्थापित कर ले, हमें जूनियर रख ले, उस बार ने मुझे वहां पे वाइस प्रेसिडेंट चुना। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट चुनने के बाद आदरणीय स्वर्गीय राम जेठमलानी साहब के घर पे 2 अकबर रोड पे जो हमारे जीत की खुशी की जो जश्न था, या जो आप ये समझिए वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जो 2,500 से 3,000 अधिवक्ताओं के बीच में सर ने अपने घर पे वो पार्टी करी। और उसको आज भी लोग उसको बहुत शिद्दत से याद करते हैं। चुनाव जब भी बारों के चुनाव होते हैं वहां पे, तो वो उस पार्टी की और उस व्यवस्था की लोग चर्चा करते हैं कि एक समय वो भी था जब मलानी साहब ये करते थे आलोक के लिए। तो जब तक वो रहे, मेरा मार्गदर्शन करते रहे, उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया। आलोक जी, जेठमलानी साहब देश के बड़े वकील रहे, प्रतिष्ठित वकील रहे, कानून मंत्री रहे। उनके बारे में जब आम चर्चाएं होती है तो कहा जाता है बड़े गुस्सैल थे, तुनक मिजाजी बहुत थे। आपका तो बड़ा करीबी से लगाव रहा, कैसे मिजाज क्या था उनका? उनसे सरल और उनसे साफ दिल का व्यक्ति और उनसे ज्ञानी मैंने अपने जीवन में किसी दूसरे को नहीं देखा है। वो इतने सहज थे, इतने सरल थे कि अगर उनके मन में आ जाए कि यहाँ अन्याय है और इसका मुझे साथ देना है, तो बिना 1 रुपए फीस लिए भी वो करते थे।
और अधिवक्ताओं के लिए इतने सुलभ थे। कई बार हम लोग छोटे छोटे अधिवक्ता जो मतलब जिनकी 4 साल की प्रैक्टिस, 5 साल की प्रैक्टिस, अगर हम लोग भी उन पे अप्रोच कोई कर लेता था तो उसके लिए वो खड़े हो जाते थे और बहुत सम्मान देते थे। अधिवक्ता का सम्मान उनके लिए सर्व सम्मानों से बड़ा था। हाँ, टुनक मिजाजी इस विषय में आप कह सकते हैं कि वो कभी भी आपने जैसे एक इंटरव्यू देखा होगा इंडिया टीवी में रजत जी के साथ, जब उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने ऑफिस में इनको क्लर्क बना रखूं जी। तो उस तरीके की साफगोई से बोलने वाला व्यक्तित्व थे। बहुत साफगोई के साथ बात करते थे और कभी किसी के प्रेशर में नहीं आते थे। कभी किसी आप उनके जब इमरजेंसी लागू थी उसके बाद या राजीव जी के पीरियड में उनके 10 क्वेश्चन एक्सप्रेस इंडिया में छपते थे, इंडियन एक्सप्रेस में छपते थे। उन सबको आप देखिए तो देखिएगा कि आम जनमानस से कितना वो जुड़े थे। राज्यसभा एमपी रहे वो राजस्थान वाला तो रिज्यूम मेरे को पूरा याद है क्योंकि उसके पहले अन्य जगहों पे थे, लेकिन जब राजस्थान में थे तो मैंने उस समय बहुत काम किया है जी। जब ग्रामीण संसद की जब संसद अपना आदर्श ग्राम खोजने की बात आई थी तो साहब ने बड़े सर्च कराया, ऐसे रेंडमली कोई चीज नहीं करते थे। फिर उन्होंने कोटपुतली के पास एक गांव चुना। तो बाद में हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा यार मेरे को ऐसे गांव। तो मतलब वो व्यक्ति जो इतने बड़े सोपान पे थे लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी पे चलते थे तो उनको वास्तविकता का पता होता था और जीवन में उन्होंने अपनी वास्तविकता से कभी भी ऊपर नहीं गए वो और अपने आप को स्वीकार करते हुए उन्होंने विश्व की सब चीजों को एंजॉय किया उन्होंने। लेकिन जो मौलिक धरातल पे होता था कि अधिवक्ता समाज, उसका हित, वो हमेशा उनके लिए सर्वोपरि रहा। दिल्ली में आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बार उपाध्यक्ष आप रहे या बार उपाध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री आप रहे, सब कुछ ठीक था। फिर प्रतापगढ़ में क्या ऐसा आकृष्ट किया, क्या ऐसा लगा कि लौट चलते हैं, वतन लौट चलते हैं? देखो, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर अपने मातृभूमि की सेवा नहीं कर पाए या जिस मूल से आप जुड़े, जैसे कहते हैं ना ये नारा तो हर ही बंधा है, तो भगवान श्री राम जी हम लोगों के आदर्श हैं और उन्होंने स्वर्णिम लंका उस तत्कालिक समय की सबसे बड़े वैभव और ऐश्वर्य के स्थान को उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसको उन्होंने तृण मात्र भी स्वीकार नहीं किया और उसको जिसका था उनके भाई को सौंपा और अपने प्रिय अयोध्या में वापस आए जी। अब स्वर्णमयी लंका। और जब 14 वर्ष तक वो वनवास में रहे तो एक क्षण भी अयोध्या उनके स्मृति से, मानस से कभी हटी नहीं। और ऐसा प्रसंग भी है कि जब वो यहाँ से जा रहे थे वनवास की तरफ तो वो अयोध्या के रज को अपने साथ ले गए थे, अयोध्या की मिट्टी को अपने साथ ले गए थे और रोज उसकी आराधना करते थे। तो हम लोग उस परंपरा में जीने वाले, उसका निर्वहन करने वाले लोग हैं। वैश्विक धरातल पर रोजी रोजगार के लिए घर छोड़ना स्वाभाविक प्रक्रिया थी और घर छोड़ने के बाद रोजगार में सफल होना इस मातृभूमि का कर्जा था। और जब मौका लगा, राजनीतिक जीवन में मैं ठीक ठाक वहां पे अर्जित कर लिया था, एडिशनल एडवोकेट जनरल बन गया, कई राज्यों में सरकारी वकील हूँ और राजनीतिक उस जीवन में भी राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चे का दायित्व मिला, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, काम करने के नाते मेरे को वो भी सौभाग्य मिला। लेकिन ये सारे सौभाग्य अधूरे रह जाते अगर मैंने अपने जीवन में जो मेरी मातृभूमि का ऋण है वो ऋण अगर मैं ना चुका पाता तो मेरी माँ का कर्जा रह जाता, मेरे पितृ का कर्जा रह जाता। तो उस परिकल्पना के साथ मैं जब ये सोचने लगा कि मेरा अब ये जीवन इस तरीके से व्यवस्थित हो चुका है और अब मैं बहुत ज्यादा अभिलाषाओं के साथ जीवन जीने का मन नहीं रह गया, तो ये हुआ कि जो कर्जा मेरे को मेरी माटी ने दिया है उस कर्जे को निपटाया जाए और उसको उतारा जाए। और उस परिकल्पना के साथ मैं 2023 से अपनी माटी पे काम करने की इच्छा के साथ आया। आलोक जी, राजनीति जनसेवा का माध्यम माना जाता था,
चाहे आप आज़ादी के दिनों से ले लीजिए, इमरजेंसी का दौर ले लीजिए, या अटल जी की यात्रा ले लीजिए, बड़ा साफ गोई से साधारण खादी का कुर्ता, एक सदरी, पैर में कोल्हापुरी चप्पल पहनकर लोग सेवा करने निकल पड़ते थे। लेकिन आज के दौर में राजनीति ग्लैमरस हो गई है। गाड़ियों का काफिला, फॉर्च्यूनर डिफेंडर का काफिला, और इस तरीके से लोग अब राजनीति में उतर रहे हैं। वहीं आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ आपकी वर्किंग स्टाइल को। आप कभी जाते हुए धान के खेत में उतर पड़ रहे हैं, कभी पीपल के चबूतरे के नीचे बैठकर चटपटे नमक के साथ कच्चा आम खाते हुए गांव के लोगों से अवधि में संवाद कर रहे हैं, कभी आप ट्यूबवेल पे पानी पी रहे हैं, कभी ट्यूबवेल पे नहाने लग रहे हैं। तो ये एक ऐसा कार्य है आप कर रहे हैं जो ट्रेंड से हट कर है, जबकि ट्रेंड में वो भौकाल है, गाड़ियों का काफिला, कपड़े, गनर, ये वो। तो जो करंट पॉलिटिक्स का ट्रेंड है और आपका जो वर्किंग स्टाइल है, इसको आप कैसे मैच करेंगे और इसके माध्यम से कैसे जनता को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे आप? स्वाभाविक प्रक्रियाएं जब घटेंगी, जनता किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई जी। एक समाज है, उसी समाज से नेतृत्वकर्ता भी निकलता है, उसी समाज से जो मतदान देगा वो भी निकलेगा, उसी समाज से विचारक भी निकलेंगे, उसी समाज से अन्य अन्य लोग भी निकलेंगे। बिल्कुल। और समाज के मानस में, समाज के मत में जो हिंदुस्तान में ये नहीं कि रानीगंज, हिंदुस्तान में चाहे रानीगंज हो और हिंदुस्तान में चाहे सुदूर आप चले जाइए कन्याकुमारी तक और इधर अरुणाचल तक, कहीं भी चले जाइए, जो मानस मत है हमारी वो धार्मिक है। जो मानस मत है हमारी वो स्वाभाविकता के साथ सरलता को स्वीकार करने वाली है। हाँ ठीक है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 80 के दशक के बाद बहुत सी चीजें बदली, राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा, राजनीति में वो जो एक शब्द आपने कहा भौकाल की व्यवस्था बनी, लेकिन उससे आप क्षणिक मात्र अपने आप के लिए एक अलग स्थान बना सकते हैं, सम्मान नहीं बना सकते। भौकाल और ग्लैमर से क्या होता है कि लोग आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन अंतर मन से वो कभी भी आपका सम्मान नहीं कर पाते हैं। आप याद करिए, जब भी आप तो अच्छे पत्रकार हैं, जब आप गांव में या सभाओं में या कहीं भी आप रहते हैं, तो वर्तमान समय में जिन व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर वाले, तो वो लोग जाते हैं, उनकी स्वीकार्यता आकर्षण के नाते हो भी सकती है, समाज में वो तबका भी है, लेकिन चर्चाएं जो होती हैं वो उन पुराने लोगों की होती हैं, उनके पुराने कृत्यों की होती हैं कि इन्होंने ये अच्छा काम किया था, ये अच्छा काम किया था, फलाने थे फलाने। आज भी हमारे क्षेत्र में जब हम टहल रहे होते हैं तो बहुत से लोग आदरणीय स्वर्गीय प्रभाकर जी की बात करने लगते हैं, आदरणीय रामदेव दुबे जी की बात करने लगते हैं, भैया वो इक्का सा होता है, भैया उनके ऐसे रहा, भैया वो गाँव के चौपार खड़ा। फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग बहुत जानने वाले हो गए तो आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी की बात होती है, गुरु जी की, कि वो एम्बेसडर में एक भोग लगाए पूरे समाज को इकट्ठा कर दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक जीवन में सिर्फ ग्लैमर वालों की वो है, सामाजिक जीवन में काम करना, क्योंकि आज की वर्तमान राजनीति का जो 2014 के बाद तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी कि विश्वास का संकट पैदा हो गया था, नेताओं के प्रति जनता में विश्वास का संकट पैदा हो गया था। लेकिन ये क्योंकि आदर्श धरती है, देवदूतों की धरती है, तो हमेशा इस तरीके की परिकल्पना हो जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, उन्होंने सेवा को ही राजनीति का माध्यम बना दिया। उससे जो इन 10 वर्षों में जो परिणाम निकल के आए हैं कि अब जनता को लगने लगा है कि हम उसी को चुनेंगे जो हमारी सेवा की भावना के साथ हमारे बीच में काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने ये दे दिया। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा दिया। तो वर्तमान समय में आप देखिए कि बहुत ज्यादा ग्लैमर और भोकाल और इन सब वालों को कोई पसंद नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, जनमानस के बीच में आदर्श व्यवस्था को प्रस्तुत कर रहा है, समाज को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, समाज को जोड़ने की बात कर रहा है, उसके साथ जन भावनाएं जुड़ रही हैं।
आपने कहा कि ज्यादातर लोग ग्लैमर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तबका है जो युवा तबका है, और युवा ऐसे ही होते हैं जो ग्लैमर या इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। प्रतापगढ़ में भी ये देखा जाता है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, लोगों के बीच पहुंचता हूँ, अंतिम छोर तक जाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि युवाओं के अंदर राजनीति को लेकर एक अलग कौतूहल है। उनको लगता है कि राजनीति में जाना एक पावर, भौकाल, भैया सब प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो युवाओं, प्रतापगढ़, खास करके प्रतापगढ़ के युवाओं में जो एक मानसिकता डेवलप हुई है, अगर युवाओं की बात की जाए या युवाओं को आप संदेश देना चाहें कि क्या युवा पहले पढ़ लिख कर अपना करियर बनाएं, उस पर फोकस करें, या सीधे राजनीति में उतर पड़े? मैं इस पर एक प्रकरण बताता हूं जी। 2010 में आदरणीय नितिन जी गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के। तो परिचय के क्रम में सभी पूरे देश से लोग आते हैं जब अध्यक्ष बनते हैं, तो हम लोगों का भी परिचय हो रहा था। तो जब प्रवेश होता है हॉल में तो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, भाई सब में फलाने, भाई सब में फलाने। तो जब हम लोग गए तो हम लोगों ने कहा भाई साहब नमस्कार, हम लोग लीगल लेजिस्लेटिव सेल में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, वकालत करते हैं। तो मुस्कुराए, बोले कम से कम यार तुम लोग अच्छे से ये तो बता रहे हो वकालत करते हो। उनकी एक मूल चीज मैंने अपने जीवन में उतारी कि वो परिचय के क्रम में इस तरीके से पूछना कि करते क्या हो। तो आदमी कहता है मैं वकालत करता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा व्यापार है, मेरा ये है वो है, उसके साथ मैं राजनीति करता हूँ। उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं। और कोई जाके ये कहता है भाई साहब मैं राजनीति करता हूँ, तो पूछते थे जीवन जीने के लिए क्या करते हो? तो भाई साहब मैं राजनीति करता हूँ। तो कह रहे क्यों छल कर रहे हो अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ? नौजवानों से मेरा निवेदन है, और मैं अपने मेरा गांव मेरा तीर्थ की जो कार्यक्रम मेरे हैं उसमें मैं नौजवानों से ये भी निवेदन करता हूं और उनको मैं ये रास्ता बताने का प्रयास करता हूं कि स्वीकार करो इसको। राजनीतिक जीवन में जब तक आप अपने लिए किसी रोजगार का सृजन नहीं कर लेते पहले, राजनीति या समाज सेवा में आने से पहले, जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके, आपका परिवार आपके साथ बहुत व्यवस्थित रूप से आपका साथ दे सके, क्योंकि जब घर परिवार सुखी रहेगा तभी आप समाज के लिए उचित कदम उठा पाएंगे। और अगर आप सीधे कहते हो मेरा कोई व्यापार नहीं है, मैं वकालत नहीं करता, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं अपने जीवन यापन के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं, मुझे राजनीति करनी है, तो आप छल कर रहे हैं। आप अपने साथ भी छल कर रहे हैं, अपने समाज के साथ छल कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ छल कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप एक जो, जैसे आप एक भौकाल शब्द लाए हैं, वैसे राजनीति में एक शब्द आप बहुत व्यापकता के साथ सुनते होंगे, दलाली। बिल्कुल। तो वो उसका टैग ना लगने पाए, इसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई व्यापार करिए, कुछ भी करिए, ठेकेदारी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पहले खुद के सृजन के लिए कोई काम कीजिए। उसके बाद आपका उस सृजनात्मक काम से आपका घर परिवार सब संचालित होने लगे, उसके बाद फिर आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रवेश कीजिए। देखिए आपका सम्मान बनेगा और ये किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी नौजवान को किसी आलोक पांडे या किसी भी लीडर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर वो अपने स्व को पहचान जाएगा, मैं क्या हूं वो पहचान जाएगा। तो आलोक जी, प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर लोग अलग अलग समय में विधायक रहे और अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। शायद प्रतापगढ़ देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 4 सांसद हैं, 3 राज्यसभा के और 1 लोकसभा के। इन सब के बावजूद भी करंट के अपडेट्स को अगर हम देखें तो प्रतापगढ़ देश के पिछड़े जिलों में आता है, जहां पर न कोई उच्च शिक्षण संस्थान है, न कोई मुख्य रूप से रोजगार का साधन है। आज भी लोगों को, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग सन 2000 में निकल गए थे, लखनऊ गए थे, आज भी लोग जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में उनके लिए कोई साधन ऐसा नहीं है कि वो यहीं रह करके अपनी शिक्षा भी पूरी कर लें और रोजगार का साधन भी यहाँ उनको मिल जाए। तो जब तमाम सरकारों में लोग मंत्री रहे, ये करंट की सरकार छोड़ दी जाए तो इसके पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थी, कैबिनेट मंत्री प्रतापगढ़ से जरूर होते थे, कम से कम 2। इन सब के बावजूद आपको ऐसा क्या लगता है कि प्रतापगढ़ पीछे क्यों रह गया? क्या सुनियोजित तरीके से प्रतापगढ़ को पीछे छोड़ा गया या कोई राजनीतिक या ऐसा मामला रहा? देखिए, 2 चीजें बड़े बेबाकी के साथ मैं इस पर अपने विचार रखूंगा। किन किन सरकारों में क्या क्या रहे, या 4 सांसद अभी हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया होगा। अपने अपने स्तर से अपने अपने उससे काम सभी करते हैं और उन्होंने किया भी।
60 के दशक में आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे तेजी से अगर उत्तर प्रदेश में किसी जिले का विकास हुआ था तो वो प्रतापगढ़ का था। शिक्षा जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी ने 24 इंटर कॉलेज और 2 डिग्री कॉलेज की परिकल्पना 1960 में कर दी थी इस धरती पर। और शिक्षा का अगर साक्षरता का स्थान देखा जाए तो भी हम अन्य जिलों से बहुत आगे हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से या समसामयिक दृष्टिकोण से हम मुख्य धारा में कभी भी औद्योगिक रूप से नहीं जा पाए जी। उसके पीछे हो सकता है हमारे मानस की भी कुछ कमी रही हो, क्योंकि आपको याद होगा हम लोग के बचपन में एटीएल आया था, बिल्कुल, और बहुत दिन तक चला, बाद में वो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर क्या हुआ। हर चुनाव में एटीएल मुद्दा होता है, बिल्कुल। और औद्योगिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो सुखपाल नगर और संसारपुर ऐसे औद्योगिक क्षेत्र बहुत पहले से भी है, लेकिन क्या कारण रहा होगा, उस समय उतना वातावरण नहीं बन पाया होगा, जिस कारण से बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं लग पाए। और आपको मैं बताऊं, हमारे बचपन में मुझे याद है बेस्को हवाई चप्पल एक आती थी, उसकी भी फैक्ट्री यहाँ चिलविला इंडस्ट्रियल एरिया में लगी थी। तो ऐसा नहीं था कि उद्योग आए नहीं, उद्योग आए, लेकिन वातावरण के कारण या जो भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण वो एस्टेब्लिश हो नहीं पाए। उनके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, उसमें एक राजनीतिक कारण भी है। अब आज 4 सांसदों में एक सांसद तो ऐसे हैं जो प्रतापगढ़ की धारा को ही पिछले कई वर्षों से अक्षयवट की तरीके से सिंचित कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रामपुर खास से सबसे ज्यादा बार विधायक रहने वाले गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी उनका नाम है, और उन्होंने काम भी अच्छा किया है, स्वाभाविक। दूसरे राज्यसभा एमपी आदरणीय अमरपाल जी हैं, और जब से वो हुए हैं और तब से लेके आज तक, क्योंकि जब वो हुए उसके आसपास से ही मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उनके जैसा प्रगतिशील व्यक्ति जो प्रगति के बारे में सोच के काम कर रहे हैं और जनता की मूल भावना के साथ काम कर रहे हैं, मतलब जनता के द्वारा बताए गए कार्यों को ही वो निष्पादित कर रहे हैं। अब उनके कार्य क्या है कि अभी 1-1.5 साल हुए हैं, कार्य उतरते उतरते भी लोगों को दिखाई देता। आप देखिए, उन्होंने रेलवे में बड़ा अच्छा काम किया। एक बार मैं अपना ही प्रसंग बता देता हूँ, मैंने उनसे कहा कि भाई सब चारों तरफ वंदे भारत चल रही है, हमारे रूट में वंदे भारत नहीं है, जबकि चल सकती है। दिल्ली से लखनऊ होते हुए, रायबरेली होते हुए बनारस को, उन तुरंत उस पर जो है एक्शन लिया, लेटर लिखा, पत्र दिए, और उस पर काफी कुछ आगे कार्रवाई भी हुई। 1-2 ट्रेनें और उन्होंने बीच में एक्सटेंशन करवाया यहाँ पे। इसी तरीके से निर्माण की गति में अगर देखा जाए तो सांसद निधि से उन्होंने इस बार बहुत सी ग्राम से जुड़ी सड़कों को वहां के मंडल अध्यक्षों के साथ समीक्षा करके विकास की गति को वो दे रहे हैं, और समय समय पर सदन के अंदर भी वो प्रतापगढ़ की विषयों को लेके बोलते हैं। तो उनकी मंशा है काम करने की। और इसके पूर्व में भी आदरणीय संगमलाल जी थे हमारे सांसद जी, उन्होंने बहुत काम किया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, काम बहुत किया था। अब वो बात दूसरी है कि प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ है, हम बिल्कुल उस पे आएंगे। तो क्या उन्होंने भी काम किया। अब आप एक सांसद जी को और इसमें जोड़ रहे हैं, आदरणीय वो इमरान प्रतापगढ़ी जी। तो ठीक है, वो मूल निवासी प्रतापगढ़ के हैं और उनके दिल में भी मातृभूमि का प्यार है, लेकिन मुझे अभी तक कोई एक भी मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने प्रतापगढ़ के लिए कुछ किया नहीं होगा, क्योंकि सांसद वो प्रतापगढ़ से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भर के तो उन्होंने प्रतापगढ़ के लिए क्या किया, क्या दिया, ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं हो सकता। मैं अल्पज्ञानी हूँ इस विषय पे, तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूंगा। लेकिन उनके अंदर प्रतापगढ़ बसता है, वो कहीं भी जाते हैं तो प्रतापगढ़ की बात करते हैं। प्रतापगढ़ की बेटे हैं, जैसे मेरी माटी वैसे उनकी माटी है, और हम दोनों की अपनी माटी, अपनी परिपाटी दोनों की समान है। और अगर मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों के लिए भी कुछ वो जो अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ करें, कुछ प्रतापगढ़ को दे सकते हैं तो वो देना चाहिए। लेकिन इसी उसमें संदर्भ में एक और आज मैं आपको खुशखबरी बताऊंगा। बहुत प्रतीक्षित बहुत सी योजनाएं थी जिन पे बहुत वर्षों से काम चल रहे थे,
और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पीछे जीआईसी के मैदान से उन सब की घोषणाएं की। 586 करोड़ में, अब आप देखिए 1900 करोड़ रुपए की ये सड़क और पुल बहुत बहुत दिनों से प्रशिक्षित था। इसी तरीके से एटीएल की जो कहानी थी धीरे धीरे परिणीत में बदल रही है। वो यूपी एसआईडीसी ने उसको ले लिया है, प्लॉटिंग हो रही है, तो फूड पार्क या जो भी वहां पे स्थापित होगा वो हम लोगों को रोजगार की दिशा में लेके जाएगा। और समय समय पर सभी नेताओं ने और मंत्रियों ने काम किया, लेकिन जो गति होनी चाहिए, जैसे देखो क्या था कि हम लोगों के पास सच में कुछ नहीं था। आज की डेट में हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उच्च शिक्षण संस्थान भी आए हैं, मेडिकल कॉलेज भी आया। तो जहां कुछ नहीं था वहां पे बहुत कुछ निर्माण की गति बढ़ी। और समय समय अपेक्षा, हाँ ये बात स्वाभाविक है कि अन्य जिलों की अपेक्षा हमारा विकास बाधित रहा है, इसमें कोई आपने चर्चा की मुख्यमंत्री जी की। बीते दिनों मुख्यमंत्री जी प्रतापगढ़ आए थे और प्रतापगढ़ को 586 करोड़ की सौगात भी दी, लेकिन उस यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई। मुख्यमंत्री जी के मंच पर आपके सहयोगी दल के विधायक जीतलाल पटेल जी को स्थान नहीं मिला। क्या संगठन में या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये तो जो योजनाकार थे वो लोग इस पर ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे, लेकिन ये विषय आया था और वो हम लोगों का विषय है भी नहीं, क्योंकि अभी मैं ना संगठन की मूल व्यवस्था में हूँ, वो टोली में मैं नहीं हूँ जहाँ निर्णायक व्यवस्थाएं होती हैं। और क्या निर्धारित हुआ क्या नहीं निर्धारित हुआ वो लोग उनसे पूछेगा, ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आलोक जी, प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं और आप दिल्ली से आए हैं, संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। आपने रानीगंज चुना, रानीगंज में आप इस समय लगातार काम कर रहे हैं। क्या ऐसा रहा जो रानीगंज की मिट्टी में क्या ऐसा रहा जो आपको रानीगंज की तरफ आकृष्ट किया, प्रेरित किया रानीगंज में जाने के लिए? मेरा जन्म स्थान रानीगंज विधानसभा में, मेरे जीवन की पहली शाखा, कल मैं उसी शाखा पे था। जिस शाखा से मेरा इस विचार के साथ जुड़ना हुआ, कल मैं उसी शाखा के विजयदशमी उत्सव और पथ संचलन में रहा, सरायगनी में, और पैदा भी वहीं हुआ और उसी मिट्टी में चल फिर के सरायगनी स्कूल से पढ़ लिख के केपी कॉलेज तक पहुंचा। तो जाहिर सी बात है कि मातृभूमि में आया हूं तो अपनी ही मातृभूमि की विधानसभा में भी काम करने की इच्छा होगी। और बीरापुर तो मेरी आंखों में तब से है जब ये बीरापुर होता था। आदरणीय पूर्व मंत्री जी के बहुत प्रचार किए थे हम लोगों ने, और मैं उस पूरी विधानसभा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। जो लोग, मैं ये तो दावा नहीं करता कि मैं ही वाकिफ हूँ, और भी जितने लोगों ने चुनाव लड़े हैं सब लोग उससे वाकिफ होंगे, लेकिन मैं अपनी विधानसभा की मूल भावना, रानीगंज की मूल भावना को जानता हूँ। विधानसभा के एक एक कोने के एक एक रज को जानता हूँ कि वहाँ क्या है, किस तरीके की है, क्या समस्याएं हैं, किस तरीके का उसका निदान है। इन सब विषयों पे मैं आज से या 2 साल से मैं लगा हूँ इसलिए नहीं, मेरे बचपन से उस व्यवस्था को स्वीकार करता आया हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब आया हूँ तो मैं अपने मातृभूमि पे जब काम करने लगा और सेवा की भावना से काम करने लगा। मैं राजनीतिक ऐसी परिकल्पना भी नहीं है कि अगर मेरे को विधायक ही बनना है, क्योंकि देखिए ये निर्णय होता है संगठन का और पार्टी का। और पार्टी ने, जब मुझे पार्टी ने न्योता नहीं दिया था कि आप मेरे संगठन में काम करिए, या पार्टी ने मुझे कोई, मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आप ये करोगे तो मैं आपको ये दूंगा, ये करोगे तो ये दूंगा। बचपन में जब हम शाखा में गए, उसके बाद जब हम विद्यार्थी परिषद में गए, उसके बाद जब हम भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल में गए या किसान मोर्चे में गए, तो मैं स्वेच्छा से गया। उन्होंने दायित्व दिया, मेरे काम के आधार पर उन्होंने मुझे दायित्व दिया। कोई मेरा एग्रीमेंट नहीं है कि मुझे यही मिलना है या ये मिलना है, ठीक है ना। तो ये मेरा काम है, मैं उस पार्टी, उस संगठन के मूल विचारों के मैं आस्था रखता हूं, और मैं समाज के लिए काम करने के लिए उस विचारधारा और उस व्यवस्था को स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। वो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी मुझे रानीगंज से चुनाव लड़ाती है, नहीं लड़ाती है।
किसी भी परिस्थिति में कुछ भी होता है, क्योंकि राजनीतिक जीवन है भाई, यहाँ कल को क्या होगा किसने देखा है। आज का भरोसा नहीं है, किसी के जीवन का भरोसा नहीं है। मैं 2027 की परिकल्पना लेके जीऊं, मैं भविष्य में नहीं जीता हूं, मैं वर्तमान में जीता हूं। वर्तमान में मेरा दायित्व है कि मैं अपनी माटी की, अपनी परपाटी की सेवा करूं। मैं अपनी माटी और परपाटी की सेवा कर रहा हूं, और वो करने के लिए मुझे किसी भी राजनीतिक दल में पद की आवश्यकता नहीं है, मैं विधायक बनूं इसकी भी आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरी माटी ने इतना सक्षम किया है कि मैं अपनी कमाई का 20-30% अपने क्षेत्र में लगा सकता हूं, अपने लोगों के बीच में उठने बैठने में लगा सकता हूं, उनके बीच में काम करने में लगा सकता हूं, उनको जागरूक करने में लगा सकता हूं, और ये मेरा निरंतर जीवन भर मैं करूंगा। क्योंकि मेरी लड़ाई लखनऊ के विधानसभा में जाने की नहीं है। मेरी लड़ाई जब मैं दशाश्वमेध घाट पे जाऊं ना, तो रानीगंज के हजारों चूल्हे उस दिन ना जले, उसकी लड़ाई है मेरी विधानसभा में जाने की लड़ाई नहीं है, मेरे जीवन के अंतिम पन्ने तक की लड़ाई है। तो इसलिए मैं अपने पूरे जीवन के अंतिम दिन तक मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करने की संकल्पना के साथ आया हूं, और वो मैं करता रहूंगा। आलोक जी, आपने ये अच्छी बात कही, हर व्यक्ति की ये लड़ाई होनी चाहिए कि जब वो दशाश्वमेध घाट पर जाए तो उसके क्षेत्र के कई चूल्हे उस दिन ना जलें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी होती है। लेकिन आप एक तरीके से जब क्षेत्र में बने हैं तो क्षेत्र के लोगों के कई सवाल भी हैं, उनके जहन में अलग अलग विचार भी आ रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उतरता है वो एक विजन के साथ उतरता है, और आप रानीगंज क्षेत्र में उतरे हैं, अपने दावेदारी को लगातार पुख्ता कर रहे हैं। वहीं अलग अलग पुरोधा भी रानीगंज क्षेत्र में हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं 2027 के चुनाव के लिए। तो आपका ऐसा क्या अलग विजन है रानीगंज के लिए, रानीगंज के लोगों के लिए, रानीगंज की विधानसभा के लिए, उन युवाओं के लिए जो बड़े देर से आपको निहार रहे हैं या अलग अलग लोगों को निहार रहे हैं कि एक अवसर हमारा भी आएगा, हमें भी एक मंच मिलेगा जहां हम अपनी आवाज को पुख्ता कर पाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे, हमें भी एक मंच मिलेगा जहां से हम बड़े सपने देख पाएंगे। तो क्या ऐसा विजन है रानीगंज के लोगों के लिए जिससे रानीगंज के लोग आपसे जुड़े? सबसे पहला जो संकट है वो सम्मान का है। बहुत उर्वरा वाली धरती है वो, विद्युता के भी क्षेत्र में, कृषि के भी क्षेत्र में। जो भी हालात रहे होंगे, मैं उन हालातों की समीक्षा नहीं करता, क्योंकि पहले तो मैं इस तरीके से भाई छुट्टियों में आता था, त्योहारों में आता था, चुनावी बयारों में आता था। तो उस समय जब आदमी 2-4-5 दिन के लिए अपने घर में आता है तो उसको सब अच्छा लगता है। जब आप निरंतर काम उस परिवार में, घर में करते हो, तो आपको पता लगता है कहीं लोना लगा है, कहीं इसमें रंग रोजन होना है, कहीं टूटी फूटी सड़कें हैं उनको सफाई होनी, कहीं घास जम गई उसको होना है। उस पूरे परिक्षेत्र में जनसंघ से लेके और आज तक काम करने वाले लोग हैं, और तन मन धन लगा के काम करने वाले लोग हैं, निस्वार्थ भावना के साथ राजनीतिक संगठन और राजनीतिक दल के लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन पिछले 1 दशक में उपेक्षित हुए हैं, मुख्य धारा से कट के अपने घरों पे बैठे हैं, और उनमें सिर्फ सम्मान की जो एक व्यवस्था होती थी, एक दूसरे के प्रति जो आदर की भावना होती थी, उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और किस कारण से आई है उस पर कारण पे मैं जाता ही नहीं। मैं समस्या क्यों उत्पन्न हुई उस पर नहीं जाता, समस्या का समाधान क्या है मैं उस पर काम करता हूँ। और पिछले 1.5 वर्षों में मैं उस समस्या के समाधान का काम कर रहा हूँ, और पूर्ववर्ती गलतियों के लिए भी मैं क्षमा मांगने में कोताही नहीं बरतता हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ। तो मेरे परिवार में अगर किसी ने भी कोई गलती कर दी हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मेरा संस्कार ही वही है। तो उस कारण से भी बहुत से लोग और कार्यकर्ता मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, काम करने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। तो जो मूल भावना है सम्मान की, अगर मेरे को कभी मौका मिला तो मैं उस चीज को स्थापित करने का प्रयास करूंगा कि सम्मान में कभी भी किसी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो मेरे साथ खड़ा हुआ व्यक्ति हो या मेरे साथ खड़ा हुआ व्यक्ति ना हो, क्योंकि बाई चांस कल को मैं अगर चुनाव में टिकट पाता हूं, चुनाव जीत जाता हूं, तो पूरी विधानसभा का विधायक एक ही होगा। वो जो जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है उनके लिए अलग से वो विधायक ढूंढने नहीं जाएगा, वो भी मेरे पास ही आएगा, या जो भी विधायक बनेंगे उनके पास ही जाएगा। तो जब तक चुनाव चलता है व्यवस्थाएं दूसरी होती हैं। जब चुनाव का परिणाम आ जाता है और आप एक संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार लिए जाते हैं,
तब आपके लिए आपकी सोच श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो जानी चाहिए। ये सभी मेरे, हम सनातन व्यवस्था में वासुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना में हम जीवन जीते हैं, तो जो भी इस धरती पर है वो सब मेरा है। तो एक तो ये कारण रहेगा। दूसरा, जब मैं सामाजिक वातावरण में काम करता हूं तो बहुत सी जगहों पे ये आता है भैया फलानी जगह में इतना कमीशन, फलानी जगह में इतना कमीशन। तो अगर मेरे को कभी मौका मिलता है तो मेरे जीवन में ये कमीशन वाला खेल जो है वो 0 शून्य होगा, जनता द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं पे काम होगा। जो मूल अवधारणा है मेरे हर 6 महीने के बजट का, अगर जो भी मैं अगर कभी बनता हूं, अगर मैं ऐसा ईश्वर या जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मैं स्वीकार किया जाता हूं, तो मेरे जीवन में हर 6ठे महीने में मेरे बजटीय और वित्तीय जो भी खर्च, लेन देन जो भी कैसे भी होगा वो जनता के लिए सार्वजनिक होगा। को जनता कैसा भी कभी भी कोई भी सवाल मुझसे कर सकती है और मैं वो आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा कि आज अगर मेरी औकात जो है वही 5 साल के बाद मैं दोबारा अगर जनता के बीच में जाता हूं तो वही औकात के आसपास ही रहेगी मेरी औकात। मैं ऐसा नहीं कि एक क्षण में आऊंगा तो मैं 2 करोड़ का आदमी हूं और अगले 5 वर्षों में मैं 20 करोड़ का आदमी हो जाता हूं, अगले 10 वर्षों में मैं 300 करोड़ का आदमी हो जाता हूं, अगले 15 वर्षों में मैं 2000 करोड़ का आदमी हो जाता हूं। तो ये जो नजीरें लिखी गई हैं वो नजीरें हटा दी जाएंगी। हम जो जन मानस के बीच में जैसे हैं वैसे ही रहने का प्रयास करेंगे और रहेंगे। आलोक जी, 2014 से लेकर के अब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं ये देखा गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ में खासकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल न्यूनतम रहा। इसका मूल कारण आप किसको मानते हैं? देखिए, वही जो मैंने एक चीज कही ना आपको कि संगठन में जो लोग काम करते हैं, राजनीतिक दल के लिए जो लोग काम करते हैं, वो किसी स्वार्थ की अभिलाषा के साथ काम नहीं करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों ने काम करना शुरू किया 90 के दशक से, जब हम लोगों ने शुरू किया, जो उनको कहीं दूर दूर तक ये परिकल्पना नहीं थी। कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट के बाद भी आप देखेंगे, जब माननीय राजनाथ सिंह जी 2002 में मुख्यमंत्री से हटे, उसके बाद कितने वर्षों का बनवास रहा, 2017 तक का बनवास रहा। तो मूल कार्यकर्ताओं को यह भी आभास नहीं था कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। प्रयास था और उस प्रयास में उनका सम्मान बरकरार था। सत्ता में आने के बाद जो कुछ भी घटनाएं घटी, कहीं से इधर उधर से कुछ लोग आए, कुछ या जो नेतृत्वकर्ता बने स्थानीय स्तर पे, उनका और कार्यकर्ताओं के बीच में, जबकि प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन मंत्री जी, सबका भरपूर प्रयास रहता है कि जनता के साथ सीधे संवाद हो, कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद हो, और ऐसी कई व्यवस्थाएं और कार्यक्रमों को लोग देते हैं। लेकिन जिले नेतृत्व में कहीं ना कहीं इस बात का अभाव है, और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से अभाव है, और इस अभाव के कारण जो मूल कार्यकर्ता है वो काम करने में सक्षम होते हुए भी काम करने का मन नहीं होता उसका, क्योंकि उसको टटोला नहीं जाता है। काम करने की एक विधा होती है। हम लोग जैसे जब कार्यकर्ता थे, किसी दिन काम करने का मन होता था, किसी दिन काम करने का मन नहीं होता था, लेकिन जो नेतृत्व करता था वो हमें पुचकारता था, हमें सहलाता था, हमें उसका काम की प्रेरणा देता था, हम काम करते थे। तो मुझे लगता है कि वातावरण में कोई कमी नहीं थी। आप देखेंगे कि मतदान की जो व्यवस्थाएं थी, आदरणीय योगी जी, मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर हर विधानसभा में वोट का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा था। लेकिन जो मूल कार्यकर्ता का भावना, जो जिस तरीके से उसके अंदर का उन्माद होता है, एक काम करने की एक जो ललक होती है, वो ललक का कहीं अभाव था और वो मरे मन से काम कर रहा था। इस कारण से ये परिणाम थे। लेकिन अभी बहुत ऊर्जा का संचार हुआ है। भाई क्या होता, किसी से नाराजगी होती है, कोई चीज घटना घट जाती है,
उसके बाद आदमी के अंदर ये लगने लगता है कि नहीं 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 हमसे गलती हो गई। बहुत से कार्यकर्ताओं को ये आभास हुआ कि हमसे गलती हो गई। भाई संसदीय के चुनाव में बहुत कम अंतर रहा हमारी जीत का हार का। बाद में 2 महीने बाद ही सबको समझ में आने लगा बाहर का आया व्यक्ति बाहर का ही होता है। भाई कोई भी आदमी सुदूर 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से आएगा हमारे बीच में और वो चुनाव लड़ते हो तो बहुत सी चीजें कह सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्या उसको आपकी भाषा आती है, आपकी मूल भावना है? भाई मैं आज भी, आज की डेट में भी मैं आदरणीय संगमलाल गुप्ता जी की तारीफ करता हूं, उनके साथ काम करने की अभिलाषा रखता हूं और उनको मैं सपोर्ट करता हूं, हर जगह सपोर्ट करता हूं। कारण वो व्यक्ति महाराष्ट्र जैसे जगहों पे, यहाँ प्रतापगढ़ की धरती से निकल के गए हो, महाराष्ट्र जैसी जगह पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, एक अच्छे बिजनेसमैन बने। वो चाहते तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ अर्जित कर सकते थे, लेकिन उनको अपनी माटी अपनी परपाटी से प्रेम था ना भाई, क्यों प्रतापगढ़ की धरती पे पुनः वापस आए। प्रतापगढ़ की धरती पर उस वीरानी जगह पे उन्होंने ऐसा रचनात्मक सृजनात्मक काम कर डाला। आप देखिए आज पर्यटन के दृष्टिकोण से कोई आदमी प्रयागराज से अयोध्या निकलता है तो माता शीतला रानी के दर्शन करते हुए जाता है कि नहीं जाता है? आज पर्यटन की दृष्टिकोण से वहां पे व्यापार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? 15-20 जो दुकानें हैं वहां पे वो क्या सब संगमलाल जी की हैं, लोगों ने रखी हैं। वहां पे जो लोग रोजगार, भाई उन्होंने आज एक स्कूल यहाँ पे खोला, होटल खोला, प्रतापगढ़ की धरती पे खोला ना, अपनी माटी से प्यार है तभी खोला ना। और वहां भी इनको कई बार राजनीतिक जीवन में है, यहाँ कई बार उनको फ्री में भी देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उनको अपनी माटी से प्यार है, इसलिए उन्होंने ये किया। मैं उनकी सराहना करता हूँ इस बात को लेके कि वो अपनी मातृभूमि पर उन्होंने इस तरीके के उद्योग स्थापित किए जिससे 100-200 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने हम लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल की व्यवस्था की जिसकी वजह से आज पर्यटन के दृष्टिकोण में और आस्था के दृष्टिकोण में वो डेवलप हुआ है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत कोई चीज गलती रही होगी, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है जीवन में, तो वो उसके लिए लोगों ने उनसे वो किया, लेकिन जो मूल चीज है वो मूल चीज है। अब कोई हरदोई से और सीतापुर से आएगा और वो आपका अपना बन जाएगा तो हमेशा आपका अपना परिवार, अपना कुटुंब भी आपका अपना होगा, बाहर वाले की भावना आपके साथ जुड़ ही नहीं सकती। आलोक जी, इस समय सरकार जीएसटी को लेकर के पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। घटी जीएसटी, घटी जीएसटी और हाँ जी, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। वहीं जब मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू किया था पूरे देश में तो ये नारा दिया था, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। अब विपक्ष या आम जनता इसको लेकर के अजीब और अलग अलग तरीके से बयान दे रही है और अलग अलग तरीके से इस पे अपने विचार रख रही है, क्योंकि मोदी सरकार अब ये भी बीच में ये भी कह रही थी और इसके लिए तैयारी भी चल रही है एक राष्ट्र एक चुनाव की। वहीं जब एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर की बात की गई और उसके बाद फिर से घटी जीएसटी, बढ़ा रोजगार या बढ़ा व्यापार, धन्यवाद मोदी सरकार का नारा दे रही है, तो मतलब एक तरीके से यूटर्न ले रही है। तो अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की जब बात आएगी तो क्या, अगर उसमें भी कुछ ऐसा होता है तो क्या मोदी सरकार यूटर्न लेगी? एक चीज बताइए, किस व्यवस्था को देखते हुए आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने यूटर्न लिया? एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था जीएसटी के द्वारा मोदी सरकार ने लगाई। सुधार की संभावनाएं व्यापार के स्तर पे हर जगह होती हैं। वैश्विक स्तर पे व्यापार जिस तरीके से होता है, राज्य सरकारें या देश की सरकारें कर को उस हिसाब से निर्धारित करती हैं। ये हमेशा से नियम रहा है। जीएसटी जब लागू हुआ तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब जीएसटी देश में एक कर की प्रणाली लागू हुई तो 4 स्लैब बनाए गए, 0%, 5%, 18% और 30%। 4 स्लैब बनाए गए। उस समय व्यापार की व्यवस्था वैसी थी, वैश्विक स्तर पे व्यापार अच्छा था और इस तरीके से चला। उससे भी व्यापारियों को भी लाभ हुआ और उपभोक्ता को भी लाभ हुआ। वैश्विक धरातल पर चीजें बदली, संवेदनशील सरकार यहाँ पर काम कर रही है। उसको ये चीजें समझ में आई कि उपभोक्ता की जो दैनिक मर्रा की चीजें हैं, उसकी जो रोज की चीजें हैं, खाद्यान्न की चीजें हैं, दवाई की चीजें हैं, बीमा की चीजें हैं, इन सब में सुधार की आवश्यकता है। इसमें तो यूटर्न नहीं है। कोई एक प्रणाली अगर निर्धारित की गई है और उसमें सुधार किया जा रहा है तो ये विपक्ष की मूर्खता है और विपक्ष की शून्यता है
कि उसको यू टर्न जैसा बता रहे हैं। एक प्रणाली को स्थापित किया गया, वो प्रणाली सुचारू रूप से भारत के विकास में अपना योगदान देने लगी। उसके बाद वैश्विक स्तर पर धरातल बदला, व्यापार की गतियां बदली, तमाम देशों के सेंसर से आई इस तरीके की चीजें आपके प्रगतिशील मार्ग को रोकने के लिए आगे आए। तो संवेदनशील सरकार ने उसमें एक सुधार कर दिया, और सुधार भी किसमें किया कि पहले 4 स्लैब था, अब 3 स्लैब कर दिया, 5%, 18% और 40%। 5% में वो चीजें आ गई जो आपके दैनिक मर्रा की चीजों में आती हैं, आपके खाद्यान्न वस्तुएं सारी, आपकी और भी तमाम निर्माण की वस्तुएं, खाद्यान्न की वस्तुएं, इन सब पे 5% के स्लैब आए। 18% के स्लैब में बहुत सी चीजें ऐसी आई कि अधिकतर वस्तुएं जो योजनाओं पे या इस तरीके से लागू होती हैं वो सब 18% पे आई। अब 40% इस पे आई है अम्बाकू, तंबाकू, लग्जरी गाड़ी, जिन पे भाई लोग दे सकते हैं। भाई कर की जो व्यवस्था होती है वो इसी तरीके का निर्धारण होगा ना। तो ये तो भारतवर्ष के विकास को गति देने की दिशा में एक और कदम है। एक प्रणाली लागू हुई, एक प्रणाली में फिर जब लगा कि उसमें सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए तो सुधार की प्रक्रिया की प्रणाली लागू हुई, जिससे जो विनियमित जो निर्माण करता है उनको फायदा हुआ। जब निर्माणकर्ता को फायदा होगा तो उपभोक्ता को फायदा होगा। सरकार के इस निर्णय से उपभोक्ता को फायदा हो रहा है तो ये विपक्ष को खल रहा है। विपक्ष तो ये कहता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं और अगर चुनाव में मोदी जी का परफॉर्मेंस गड़बड़ होता है तो मोदी जी अपने एक फैसले में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव के पहले अब एक चीज है, जीएसटी में परिवर्तन अब देश में तो चुनाव है नहीं, देश में तो चुनाव नहीं है ना, देश में तो चुनाव 2029 में है, और विश्व के स्तर की बाजारीकरण अभी बदल रहा है। तो मोदी जी बिहार के चुनाव का इंतजार करेंगे तब तक हमारी आर्थिक स्थिति चौपट हो जाए, हमारे जो निर्माण की गतियां हैं वो रुक जाएं, हमारे जो इकाइयां हैं, जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता को चीजें महंगी मिले। विपक्ष देश को कमजोर करने की बातों को करता है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक समय में हम विपक्ष थे कि सत्ता पक्ष की व्यवस्था को विपक्ष के नेता होने के नाते यूएनओ में जाके हम मस्तक ऊंचा करके चले आते हैं, और दूसरी तरफ का आज का विपक्ष है जो मलेशिया जैसे देश में जाके, अमेरिका जैसे देश में जाके देश की अस्मिता के साथ खेलता है। तो आप उस विपक्ष की बात ना ही करें तो अच्छा है इस वक्त। और दूसरी चीज ये है कि जनमानस की जन भावनाएं मोदी जी के इस निर्णय के साथ हैं। बिहार में ही अकेले चुनाव है ना, और ऐसा तो नहीं है कि जीएसटी सिर्फ बिहार में लागू है और पूरे देश में लागू नहीं होगी। नई वाली नई प्रणाली जो लागू होगी तो सिर्फ बिहार में लागू हो रही है क्या? वो तो पूरे देश में लागू हो रही है ना। पूरे देश का चुनाव तो 2029 में है। तो विपक्ष, मैंने कहा ना, दिवालियापन है उनका, और नैतिकता के आधार पर वो शून्य है, वैचारिक धरातल पर वो नगण्य है। उनके पास न विचार है और न देश की प्रगति के साथ चलने का सामर्थ्य है। वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए, आप एक अच्छे न्यूज चैनल हैं, आप व्यापारियों के बीच में जाइए और 1 से 1.5 महीने के बाद जब वो जो इकाइयां जो उसको निर्माण कर रही हैं, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो उपभोक्ता, वो जब बिकने आएंगी तो उपभोक्ता को भी प्रॉफिट होगा। 1 से 1.5 महीने में उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। जब जीएसटी लागू की गई थी तब भी ये लोग हल्ला मचा रहे थे कि ये होगा वो होगा। ये तो हर चीज में विरोध करेंगे। आप याद करिए, जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी तो देश के बहुत बड़े वकील और पूर्व में जो है वित्त और गृह मंत्री रहे व्यक्ति ने ये कहा कि इस देश में इंटरनेट कहाँ है, फलाना कहाँ है, धमाका कहाँ है, पेटीएम कहाँ चलेगा, डिजिटल रुपया कहाँ चलेगा। और वर्तमान 10 वर्षों में आप देख लीजिए, आप सुदूर चले जाइए सिक्किम में, आप सुदूर चले जाइए लेह लद्दाख में, आप किसी भी गांव में, अपने गांव में चले जाइए, किसी भी छोटी से छोटी दुकान पे चले जाइए, आप फट से जो है पेटीएम कर दीजिए, भीम ऐप से कर दीजिए, डिजिटल पैसे का लेन देन शुरू हो गया है। और उसका अगर फायदा देखा जाए तो पहले एक खोमचे वाला, सब्जी वाला, पानी पूरी बेचने वाला, चाट वाला, वो अगर बैंक में लोन लेने जाता था बेचारा तो उसके पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं होते थे, अकाउंट में उतना ट्रांजैक्शन नहीं होता था। विपक्ष ने उसका विरोध किया। फिर विपक्ष जो भी योजनाएं समाज को जोड़ने के लिए थी या समाज के प्रगति में थी या देश के प्रगति में थी, विपक्ष ने हर उस चीज का विरोध किया है। आप डाटा वाइज निकाल के देखिए, और विपक्ष को हर जगह मुंह की खानी पड़ी है,
हर जगह उसको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे डिजिटल वो नोटबंदी हो, कुछ भी जो भी निर्णय राष्ट्र हित में लिए गए, विपक्ष ने उसका विरोध ही किया। आप कहते हैं विपक्ष को हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। विपक्ष कहता है कि राहुल गांधी जी जो टिप्पणी करते हैं, जो कह देते हैं, वो होता जरूर है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि नोटबंदी ये कर रहे हैं, फिर आने वाले समय में 2000 के नोट भी ये बंद करेंगे, और सरकार ने किया। तो वो तो अच्छा है ना भाई, मेरी बात समझिए। अमेरिका टैरिफ लगाएगा, राहुल गांधी से पूछ के लगाया है क्या टैरिफ? अमेरिका अपनी चीजों को संभालने के लिए आपको प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहा है। अब भारतवर्ष में पहली बार इतनी मजबूत और सुदृढ़ सरकार है कि अरे अमेरिका की टैरिफ लगाने के बाद चाइना ने अमेरिका से संवाद किया था, जापान ने अमेरिका से संवाद किया था, हमारे यहां से कोई भी संवाद अमेरिका से नहीं हुआ। हम 2014 से ही उस बात की तैयारी में थे कि अब अमेरिका कभी ना कभी अनैतिक दबाव बनाने का भारतवर्ष पे प्रयास करेगा, और उसने किया। आज उसको मुंह की खानी पड़ रही है, उनके यहाँ उनकी आलोचना हो रही है। हमारे यहाँ सब सुचारू रूप से चल रहा है। और ये जीएसटी में जो सुधार है, ये सब है, ये उन्हीं प्रक्रियाओं की एक देन है। हमने ऑलरेडी सब उस पर जो है, ये अगर कोई इस तरीके का अनैतिक निर्णय होता है तो हम किस तरीके से लड़ेंगे, सरकार ने बहुत पहले से उस पर निर्णय कर रखा था। तो इसलिए जो देखिए क्या है, जो लोग देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ काम कर रहे हैं, और ये परिलक्षित हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, बहुत सी जगहों पे, बहुत से फोरम पे ये चीजें आ चुकी हैं। मेरा कहना उसमें बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से राष्ट्रवादी सरकार के हर उस निर्णय का विरोध करता है जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में जाता है। आलोक जी, जिस तरीके से इस समय पूरे देश में ये तैयारियां भी चल रही हैं, और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी उसके मुखिया भी बनाए गए एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। आप समाज से जुड़े हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, समाज के अंतिम छोर पर पहुंच रहे हैं, अपनी माटी अपना परिवेश जैसी योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से। तो वन नेशन वन इलेक्शन का इम्पैक्ट समाज के अंतिम छोर पर कैसे होगा, और क्या इसमें देखने को मिलेगा, क्या रिफ्लेक्शन होगा समाज का, जो वोटर्स हैं उनका क्या रिफ्लेक्शन होने वाला है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब विपक्ष या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको भारतवर्ष के संविधान की मूल भावना का पता ही नहीं है। 1952 से लेके और 1967 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता आया है। 67 और 68 और 69 में अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं कुछ मध्यवर्ती हुई, कुछ कम हुई, उन कारण से ये ताना बाना बिगड़ा। उसके बाद 5वीं लोकसभा से ये बिगड़ा, जब इमरजेंसी और ये सब का तामझाम हुआ, तो ये ताना बाना टूट गया। अब इससे आर्थिक और सामाजिक नुकसान बहुत बड़ा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया कि उनको चुनाव कराने में आनंद आता था, और चुनाव कराने में भी उन सबका अपना कोई लाभ होता रहा होगा। जब 2014 में राष्ट्रवादी सरकार इस देश में निर्माण होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तब से उन्होंने इस पर विचार करना शुरू किया। 18 में इस पर पहली बार परिकल्पना बनी। परिकल्पना बनने के बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद 2002 सितंबर 2022 या 23 में, हाँ 23 रहा होगा, मैं 23 में आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। उच्च स्तरीय समिति ने देश में 4-5 पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे, कई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ, देश में समाज के अलग अलग वर्गों के साथ, शिक्षकों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, तमाम इस तरीके से करते हुए देश में एक वातावरण पूरा, और सबकी आख्याएं मंगाई, सबका सुझाव मांगा। ऐसे सुझाव आने के बाद 18,000 पेज की एक रिपोर्ट सबमिट करी, और जो कानून मंत्रालय का गजेटियर डिक्लेरेशन है उसके हिसाब से 80% लोगों ने उस पर सहमति जताई। 136 या 38 राजनीतिक दलों ने भी उस पर अपने अपने राय दी। 5-7 को छोड़ दिया जाए, 32 राजनीतिक दलों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब लोगों ने भी उस पर सहमति जगाई। और 30-32 लोगों में, जिसमें हमारे देश उत्तर प्रदेश के संदर्भ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने उस पर
असहमत जताई। अब आप सोचिए, अब पुनः वही बात आएगी कि जिसमें राष्ट्र का निर्माण होगा उस पे ये विध्वंसकारी शक्तियां जो है वो करेंगी। अब आप परिकल्पना कीजिए पिछले 5 वर्षों में, 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पहले ग्राम पंचायत और जिला पंचायत मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। 1 से 1.5 महीने उसमें हम सब लोग लगे रहे। सरकारी तंत्र भी लगा, जो चुनाव कराने वाली कार्यकारी संस्थाएं हैं वो भी लगी, शिक्षक भी लगे, तमाम संसाधन लगे और धन लगा। एक चुनाव हुआ। दूसरा चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा का, उसके बाद लोकसभा का। तो 3 से 4 चुनाव देखा ना हम लोगों ने। और चारों चुनाव में जो चुनाव कराते हैं या चुनाव को जो प्रतिपादित करते हैं वो एक ही नेचर की मशीनरियां होती हैं। चारों बार आचार संहिता लगती है, चारों बार काम बाधित होते हैं, चारों बार अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी लोग इस चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए लगते हैं, 4 बार पैसा लगता है। तो नुकसान किसका है? राष्ट्र का। अगर ये सारे चुनाव एक साथ हो जाए तो 1 महीने की आचार संहिता, एक ही बार संसाधन इस्तेमाल, एक ही बार वो जो अन्य क्षेत्रों से लोगों को हम लेके लगाते हैं काम करने। भाई वो चुनाव करा रहे हैं तो जहां वो मूल जगह काम कर रहे हैं वहां तो काम बाधित हो रहा है ना। तो वो उन सब में बचाव हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन आवश्यक है। अब इसमें समाज का कैसे उपयोगिता आप कह रहे हो? हम लोग अपने संदर्भ में सोचते हैं। देखिए, अपने संदर्भ में होने से क्या होता है, समाज को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि भाई हमारे लिए क्या है। चुनाव आता है नगर पालिका का, जिला पंचायत का, प्रधानी का, तो कोई बड़ा नेता का घर परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है। अनमुनन ये होने लगा है। उसके बाद आ गया विधायकी का, तो खुद ही विधायक का टिकट मांग रहे हैं। उसके बाद आ गया लोकसभा, तो विधायक जी मान लो जीता है तो ठीक है, और हार गए हैं तो लोकसभा में मांग रहे हैं। और राजनीतिक दलों में वही, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक मजबूरी की, पैसा कौड़ी ये सब उनके पास ज्यादा संसाधन है, तो इसलिए उन्हीं को एक ही परिवार में घूम रहा है, या 2 परिवार या 4 परिवारों में घूम रहा है। अब मान लीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ और 4-5 चुनाव एक साथ हो गए, तो एक ही आदमी कहां कहां चुनाव लड़ेगा, कहां कहां टिकट मांगेगा। तो आज इन नौजवानों से भी मेरे को ये कहना है कि जिनको राजनीतिक जीवन में काम करना है कि अपने आसपास इस तरीके का वातावरण बनाइए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन राष्ट्र के लिए उपयोगी और हितकारी तो है, साथ में हमारे आप जैसे सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग जो राजनीतिक अभिलाषा रखते हैं उनके लिए भी बहुत हितकारी है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन इस राष्ट्र को समृद्ध करने, सुसंगठित करने और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम है, और ईश्वर करे कि वो जितनी जल्दी लागू हो। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचारों को रखा। सर, हम एक्चुअली अपने हर एपिसोड में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें हम एक नाम लेंगे, आपको एक लाइन में जवाब देना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी। अद्भुत व्यक्तित्व। राहुल गांधी जी। असंतुलित जीवन। अखिलेश यादव। भ्रमित नेता। योगी आदित्यनाथ। समाज को एक साथ संगठित करने वाले नेता। बहन कुमारी मायावती। सच्चाई के साथ चलने वाली नेता। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। एक विराट व्यक्तित्व। कांशी राम जी। रचनात्मक दृष्टिकोण में अद्वितीय योजनाकार। राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। चमत्कारी व्यक्तित्व। प्रमोद तिवारी जी। अनुकरणीय व्यक्तित्व। प्रतापगढ़ जिला। मेरी मातृभूमि है तो देवतुल्य है। रानीगंज विधानसभा। मेरी मां। 2027 विधानसभा चुनाव। परिकल्पना है कि चुनाव लड़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। तो आप थे हमारे साथ आलोक पांडे जी। ऐसे ही तमाम विभूतियों से, ऐसे ही तमाम व्यक्तित्वों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।